ये आप ये कह रहे हैं कि बनना ही नहीं चाहता। नहीं, मैं ये नहीं कर रहा हूँ। हम लोगों ने कभी एक्सेप्ट नहीं किया जम्मू और कश्मीर का जो इन्होंने बाइफर्केशन किया या ट्राइफर्केशन किया, उसको नहीं। जम्मू और कश्मीर एक एंटिटी है। जम्मू और कश्मीर को एक एंटिटी बने रहना चाहिए था और उसमें यूनियन टेरिटरी नहीं बनाना चाहिए था, उसको एक स्टेट रखना चाहिए था और उसमें चुनाव होना चाहिए था। ठीक नहीं, हमको लड़ना पड़ेगा, लड़ेंगे, क्योंकि वो मैदान खाली नहीं छोड़ना चाहते हैं। और मैं मानता हूँ कि पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं जम्मू और कश्मीर की, उनकी ये ठीक पॉलिसी है। नहीं तो हर जगह बीजेपी के लोग वहाँ पर अनकंटेस्टेड चुनाव जीत जाएंगे और भारत सरकार दुनिया को यही कहेगी कि देखो चुनाव कराए हमने, सारे हमारे लोग आ गए। लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी की जो पॉलिसी थी कश्मीर के बारे में, वो बिल्कुल ही डिफरेंट थी। आज की पॉलिसी उस समय की पॉलिसी में उतना ही फर्क है जितना आसमान और जमीन में है। वैसे कश्मीर क्या देखते हैं आप पाकिस्तान की अप्रोच में? क्योंकि अभी भी नहीं, वो जो भी पाकिस्तान का अप्रोच हो, देखिए एक बात बिल्कुल क्लियरली आप समझ लीजिए, कश्मीर का 1 इंच जो उसकी टेरिटरी है, उसकी जो ज़मीन है, 1 इंच भी पाकिस्तान नहीं ले सकता है। आदाब। बात जम्मू कश्मीर की हो और जम्मू कश्मीर के हालात की हो और जो कुछ 5 अगस्त 2019 के बाद जम्मू कश्मीर में बदला है, तो कुछ ऐसी राजनीतिक हस्तियां हैं जिनसे बात करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो जम्मू कश्मीर के हालात पर नज़र बनाए रखते हैं और जम्मू कश्मीर में वक्तन फ़वक्तन जब भी किसी वक्त ज़रूरत पड़ी कि वहाँ इंटरवेंशन करना है तो इंटरवेंशन ज़रूर करते हैं। मेरे साथ इस वक्त पूर्व वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा इस समय तृणमूल कांग्रेस में हैं। सिन्हा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। धन्यवाद। सिन्हा साहब, सबसे पहले मुझे बताइएगा कि एक स्टडी ग्रुप गया था, उसकी रिपोर्ट भी आई है। रिपोर्ट को आप किस पस मंज़र में देखते हैं? 2016 में जब कश्मीर बहुत अशांत था जी, बहुत ज़्यादा, वहाँ पर आपको याद होगा हिंसा हो रही थी, वायलेंस हो रहा था, तो उस समय दिल्ली में एक मीटिंग हुई। कश्मीर के ऐसे लोग थे उसमें जिनको कश्मीर में इंटरेस्ट था। मैं भी गया उस मीटिंग में और वहाँ पर हम लोगों ने एक 5 मेंबर ग्रुप बनाया। ठीक। और वो 5 मेंबर ग्रुप जो है वो तब से 2016 में 2 बार गया और उसके बाद हर साल लगभग 2 बार 3 बार हम लोग कश्मीर जाते रहे हैं और वहाँ के हालात के ऊपर नज़र बनाए रखते हैं। लौट कर आते हैं तो हम उसका एक रिपोर्ट तैयार करते हैं और रिपोर्ट फिर हम देश की जनता के सामने मीडिया के थ्रू रखते हैं। इस बार 4 उस ग्रुप के लोग कश्मीर गए, मैं नहीं जा पाया क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। तो ग्रुप लौट कर आया, फिर बातचीत हुई, उन्होंने रिपोर्ट तैयार किया। मैंने उस रिपोर्ट का न केवल देखा बल्कि वो एंडोर्स भी किया उस रिपोर्ट को। अच्छी रिपोर्ट फिर एक बार बनी है और कश्मीर के जो ताज़ा हालात हैं उसके ऊपर कश्मीर के लोग क्या सोचते हैं, इसको हमने उसमें दिखाने की कोशिश की है। आप कहते हैं कि आप रिपोर्ट को आम जनमानस के सामने, आम जनता के सामने रखते हैं, लेकिन सिन्हा साहब मुझे ये बताइएगा कि जब तक रिपोर्ट सरकार के पास नहीं जाती और सरकार उस रिपोर्ट को पढ़ने के बाद कोई कदम जो है जम्मू कश्मीर में नहीं उठाती, तब तक आपको क्या लगता है कि ये सारी एक्सरसाइज एकेडमिक तो नहीं रह जाती? हो सकता है कि एकेडमिक रह जाए, हो सकता है कि चंद ही लोग उसको देख पाएँ, हो सकता है कि सरकार रिपोर्ट के बारे में जानते हुए देखते हुए भी कोई कार्रवाई नहीं करे। ये और मैं चूँकि करीब 6 साल गुज़र चुके हैं तो मैं ये यकीन के साथ कह सकता हूँ कि सरकार हमारी रिपोर्ट पर कार्रवाई नहीं करती है, क्योंकि अगर सरकार हमारी रिपोर्ट और हमारी सिफारिशों के ऊपर कार्रवाई करती होती तो सरकार ने वो कदम नहीं उठाए होते जो सरकार ने 2019 में उठाए। और उसके बाद जो कुछ हुआ जम्मू और कश्मीर वो नहीं हुआ होता। और अगर हमारी सिफारिशों पर काम किया होता सरकार ने तो जम्मू और कश्मीर के हालात में बहुत सुधार हो गए होते और आज जो मसला है वो मसला मुल्क के सामने नहीं होता। जैसे आप कह रहे हैं मसला मुल्क के सामने नहीं होता, लेकिन सरकार ही कहती है कि आप अप्रिशिएट नहीं करते सरकार के उन कदमों को जो कदम सरकार ने जम्मू कश्मीर में उठाए हैं।
तो वो कहते हैं कि आप जाके एक ही तस्वीर देखते हैं, एक ही पहलू देखते हैं, दूसरा पहलू नहीं देखते कि पत्थरबाजी कम हुई है, आतंकवादी गतिविधियां कम हुई हैं, कंपैरेटिवली अब हालात जो हैं बेटर हैं। और इस बार टूरिज़्म का जो सीज़न है वो बता रहे हैं 80 लाख से ज़्यादा लोग जो हैं इस बार पर्यटक जो हैं वो घाटी गए हैं। वो क्या सरकार कहती है ये नहीं देखते आप? नहीं, आपसे एक बार सवाल पूछना चाहते हैं, सवाल के जवाब में सवाल कि पर्यटक अगर कश्मीर जाने लगे हैं तो हम कहेंगे कश्मीर के हालात सुधर गए। कश्मीर में क्या आतंकवाद ख़त्म हो गया? क्या घटनाएं अभी भी नहीं घट रही हैं? क्या सबसे बड़ी बात जो है वो ये है कि क्या कश्मीर के लोग खुश हैं? आज के दिन जो कुछ हुआ है उनके साथ वो उससे खुश हैं। और मैं आपसे कहना चाहूँगा कि जितने लोगों से और इंस्टीट्यूशंस के प्रतिनिधियों से हम लोगों की बातचीत होती है तो हमें लगता है कि ऐसा नहीं है। अंदर ही अंदर लोग बहुत ही दुखी हैं। रोटी सब कोई खाना चाहता है, दुकान सब कोई चलाना चाहेगा, चाहे हाउस बोट ओनर हो, चाहे हैंडीक्राफ्ट का डीलर, चाहे और दुकानदार हो ड्राई फ्रूट्स का। तो लोग जाते हैं, उनका धंधा चलता है तो उनको संतोष होता है। वो तो सबसे मिनिमम बात है कि आपके पेट में रोटी जा रही है। लेकिन क्या रोटी ही से आदमी खुश रहता है क्या? तो फिर ये जितना हम लोगों ने संविधान बनाया है और हम फ्रीडम की बात करते हैं और फंडामेंटल राइट्स की बात करते हैं वो बेकार है। सबको रोटी खिलाओ और खुश रखो, उसी में लोग खुश हैं। ऐसा नहीं है। आदमी की ज़रूरतें जो हैं, आवाम की ज़रूरतें उस रोटी से और ज़्यादा हैं। और भारत जैसे प्रजातांत्रिक देश में उसके कोई हक हैं तो उस हक कश्मीर में कब से चुनाव नहीं हुआ? अब 2018 से 4 साल हो गए। कब से कश्मीर केंद्र सरकार के अंतर्गत गवर्नर्स रूल में है? लगभग 3 साल हो गए, चौथा साल है। मैं ये कह रहा हूँ कि क्या ये किसी भी डेमोक्रेटिक मुल्क के लिए सही बात है कि पूरे देश में तो आपके चुने हुए राज्य सरकारें हैं, कश्मीर में नहीं है? यानी आप सिन्हा साहब ये कह रहे हैं कि यूनियन टेरिटरी में ही जम्मू कश्मीर के चुनाव अभी तक हो जाने चाहिए थे, या आप ये कह रहे हैं कि बनना ही नहीं चाहता? नहीं, मैं ये नहीं कर रहा हूँ। हम लोगों ने कभी एक्सेप्ट नहीं किया जम्मू और कश्मीर का जो इन्होंने बाइफर्केशन किया या ट्राइफर्केशन किया, उसको नहीं। जम्मू और कश्मीर एक एंटिटी है। जम्मू और कश्मीर को एक एंटिटी बने रहना चाहिए था और उसमें यूनियन टेरिटरी नहीं बनाना चाहिए था, उसको एक स्टेट रखना चाहिए था और उसमें चुनाव होना चाहिए था। ठीक। अब वो नहीं करके इन्होंने जम्मू और कश्मीर के लोगों का जो डेमोक्रेटिक राइट है उसको उनसे छीन लिया है। और यही हम लोगों को सबसे ज़्यादा, और जम्मू हम लोगों को क्या, हम लोग नहीं मैटर करते हैं, लेकिन जम्मू और कश्मीर के लोगों से जब बात होती है तो चाहे जम्मू के लोग हों, चाहे कश्मीर को लोग हों, चाहे लद्दाख के लोग हों, वो इस स्टेट ऑफ अफेयर्स को पसंद नहीं करते हैं। यानी आप भी कह रहे हैं कि लद्दाख के लोग भी यूनियन टेरिटरी स्टेटस मिलने के बाद भी खुश नहीं, वो चाहते हैं जम्मू कश्मीर का हिस्सा हो? नहीं खुश है, दे आर नॉट हैप्पी। सिन्हा साहब, मुझे ये बताइएगा कि जिस क्लैरिटी के साथ आप जम्मू कश्मीर को लेकर बात करते हैं, जम्मू कश्मीर के राजनीतिक दल इतनी ही क्लैरिटी के साथ बात क्यों नहीं कर पाते? जिस समय डीलिमिटेशन की एक्सरसाइज शुरू हुई, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने पहले कहा डीलिमिटेशन की एक्सरसाइज को लेकर कि हम इसमें पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। हम इसलिए नहीं पार्टिसिपेट करेंगे क्योंकि हमने जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया, उस एक्सरसाइज का पार्ट हम नहीं बनेंगे। लेकिन बाद में उन्होंने कहा उसमें पार्टिसिपेट करा। डीडीसी के चुनाव को लेकर पहले कहा कि हम पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, बाद में चुनाव में पार्टिसिपेट करा। और अब ये कह रहे हैं कि भाई चुनाव यूनियन टेरिटरी में हो या चुनाव जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देने के बाद हो, हम चुनावों की प्रक्रिया में हिस्सा लेने के लिए तैयार हैं। आप चुनाव जो है जल्द से जल्द जम्मू कश्मीर में करवाएं। जो पॉलिटिकल पार्टीज जम्मू कश्मीर की, उनका एक कंपल्शन है। वो कंपल्शन ये है कि अगर इन्होंने एक चुनाव कराया, जैसे डीडीसी का चुनाव कराया या आप चुनाव कराएंगे इसके जो यूनियन टेरिटरी की असेंबलीज हैं, उनकी कंपल्शन क्या है कि अगर वो मैदान छोड़ देंगे तो दूसरे लोग तो चुनाव होगा तो जीत के जाएंगे। अब वो फिर भारत सरकार क्या कहेगी? दुनिया के सामने वो कहेगी देखो हमने तो चुनाव करा दिए, ये लोग चुन के आए हैं, और जिन्होंने छोड़ दिया, बॉयकॉट किया, उनका कोई अस्तित्व नहीं है, फिर उनसे भी बात नहीं होगी। इसलिए उनका एक पॉलिटिकल पार्टीज का कंपल्शन है कि वो चुनाव में भागे।
ठीक। और उसी कंपल्शन के तहत उनको वो ये कहते हैं कि भाई हम डिलिमिटेशन में एक्सरसाइज में भाग नहीं लेंगे, फिर करते हैं। फिर उसके बाद चुनाव में कहते हैं कि नहीं, फिर कहते हैं कि नहीं हमको लड़ना पड़ेगा, लड़ेंगे, क्योंकि वो मैदान खाली नहीं छोड़ना चाहते हैं। और मैं मानता हूँ कि पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं जम्मू और कश्मीर की, उनकी ये ठीक पॉलिसी है। नहीं तो हर जगह बीजेपी के लोग वहाँ पर अनकंटेस्टेड चुनाव जीत जाएंगे और भारत सरकार दुनिया को यही कहेगी कि देखो चुनाव कराए हमने, सारे हमारे लोग आ गए। लेकिन सिन्हा साहब, अगर हम 1953 की बात की, जम्मू कश्मीर की बात करें, तो बहुत समय ऐसा हुआ है जब अनकंटेस्टेड जो है लोग चुनाव जीत कर आए हैं, उसको लेकिन लोकतांत्रिक कहा गया। और आज इसी तरह के मतलब इसी तरह कहा नहीं गया, लोगों ने माना नहीं, एक्सेप्ट नहीं, किसी ने भी कुछ कहा हो, लोगों ने इसको माना नहीं। और जो लास्ट फेयर इलेक्शन हुआ था जम्मू और कश्मीर में, वो उस समय हुआ था जब अटल बिहारी वाजपेयी 2002 हाँ इस देश के प्रधानमंत्री थे। उस समय जो हुआ वो ठीक ठाक चुनाव हुआ, लेकिन उसके बाद फिर वही ढाक के तिकपात, फिर वही हालत हो गई जम्मू और कश्मीर की। सिन्हा साहब, मुझे बताइएगा, आज भी जम्मू कश्मीर 1999 से लेकर 2003 के पीरियड को गोल्डन पीरियड जम्मू कश्मीर के आम जनमानस, जम्मू कश्मीर का आम नागरिक कहता है। मुझे सिर्फ ये बताइएगा कि 5 अगस्त 2019 के बाद जो अक्सर भारतीय जनता पार्टी कहती रही, एक विधान, एक संविधान, एक प्रधान, ये तो नारा था और यही गोल भी था, उस मकसद को भी आपने हासिल किया। मकसद हासिल करने के बाद शांति जम्मू कश्मीर में नहीं है, लेकिन आतंकवादी गतिविधियां कम हैं, स्टोन पेल्टिंग कम हुई है, ये सारी चीज़ें हुई हैं। आप भारतीय जनता पार्टी के उन नेताओं में से हैं जो उस समय इन सारी चीज़ों को कहते थे कि भाई ये सब चीज़ें तो होनी चाहिए। आज आप इतने नाराज़? नहीं, हम देखिए, हम अटल बिहारी वाजपेयी जी के कैबिनेट में मंत्री थे। कैबिनेट का सबसे बड़ा जो बड़ी कमेटी होती है वो कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी होती है। 5 लोग होते हैं, प्रधानमंत्री सहित, तो उसके हम मेंबर थे। और कश्मीर के ऊपर अक्सर चर्चा होती थी। लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी की जो पॉलिसी थी कश्मीर के बारे में, वो बिल्कुल ही डिफरेंट थी। आज की पॉलिसी उस समय की पॉलिसी में उतना ही फर्क है जितना आसमान और जमीन में है। ठीक। अटल बिहारी वाजपेयी ने क्यों इंसानियत की बात की, क्यों जमहूरियत की बात की? इसलिए बात की क्योंकि उनके दिल में एक भावना थी, एक प्रेम था जम्मू और कश्मीर के लोगों के लिए। इसलिए वो इस तरह की बात करते थे, वो शांति की बात करते थे, वो अहिंसा की बात करते थे, और जम्मू और कश्मीर के लोगों के दिलों को जीतने की बात करते थे। ठीक। ऐसा नहीं था कि डंडे के बल पर, बंदूक की नोक पर हम उनका दिल जीत लेंगे। बंदूक की नोक पर क्या आज तक किसी ने किसी का दिल जीता है? तो ये जो पॉलिसी बदल गई है आज की सरकार की, आज की पॉलिसी वैसे उसी पार्टी की सरकार है, लेकिन लोग बदल गए हैं। आप अपने लफ्जों में कैसे देखते हैं आज की पॉलिसी क्या है? नहीं, आज की पॉलिसी मैं देख रहा हूँ जैसा, वो ये है कि हम दबा के, उनको ज़रूरत पड़ी तो कुचल के अपनी बात बनवा के रहेंगे। सिन्हा साहब, मैं थोड़ा सा आपको याद कराना चाहूँगा। मुझे अच्छे से याद है जब आप 2016 की दहाई में वहाँ पर आए थे, आपने कश्मीर के अलगाववादी नेताओं से बात करने की कोशिश की, लेकिन दरवाजे बंद कर दिए गए, आपको दरवाजे के अंदर भी नहीं आने दिया गया। बाद में आप अलगाववादी नेताओं से मिले भी, मुलाकात। गलत बात आपके जहन में ये बिल्कुल गलत बात है जी। कभी भी हम किसी अलगाववादी नेता के पास उस परिस्थिति में नहीं गए जो वो हमारे लिए दरवाजे बंद करते हैं। उनके दरवाजे हमारे लिए खुले हैं, खुलेंगे। इसलिए 2016 में हम गए और हमारा पहला प्रोग्राम था गिलानी साहब से जाके मिलने का। हम मिले, उन्होंने अपनी बात रखी, हमने अपनी बात रखी। ठीक। और दोनों बातों में मेल नहीं भी था, फिर भी ये संतोष था कि उन्होंने अपनी बात रखी, मैंने अपनी बात रखी। इसलिए उनके दरवाजे कभी बंद नहीं हुए हमारे लिए। और दरवाजे अगर बंद होते तो मैं जाते ही नहीं वहाँ पर। मैं उन लोगों में नहीं हूँ जो दरवाजे बंद हैं और मैं बाहर जाके दरवाज़ा खटखटा रहा हूँ कि मेरे को अंदर आने दो। मेन स्ट्रीम, जब जम्मू कश्मीर के मेन स्ट्रीम को आज आप दोराहे पे देखते हैं, आप देखते हैं कि जम्मू कश्मीर का मेन स्ट्रीम जो है उसकी वो मेन स्ट्रीम के सामने कुछ मजबूरियाँ हैं, जैसा मैंने आपसे पहले कहा। और मेन स्ट्रीम जो है पॉलिटिकल पार्टी, मुझे खुशी है कि उन्होंने PhD बनाया है और गुपकार डिक्लेरेशन है, और वो सारे मिलके कभी भी चुनाव होगा तो लड़ेंगे।
मैं उम्मीद करता हूँ कि जल्दी ही चुनाव होंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि साफ़ सुथरे चुनाव होंगे और मैं ये भी उम्मीद करता हूँ कि वहाँ की जो पार्टियाँ हैं वो मिल के चुनाव लड़ेंगी और जीतेंगी। लेकिन सिन्हा साहब, आप इन हालात को कैसे देखते हैं कि पीएचडी की जब आप बात करते हैं गुपकार अलायंस की, सीमित है सिर्फ घाटी तक। जब आप जम्मू संभाग की बात करते हैं, जम्मू संभाग में आपको दो पार्टियां नजर आती हैं कि जो टक्कर में हैं, एक भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस, और उसके बाद आते हैं जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी, नेशनल कॉन्फ्रेंस। एक समय नेशनल कॉन्फ्रेंस भी एक ताकतवर पार्टी थी जम्मू संभाग में, लेकिन आज नहीं है। तो इन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए गुपकार अलायंस को पूरे जम्मू कश्मीर का नुमाइंदा मानना, आपको ये नहीं लगता कि जम्मू के लोगों के साथ ज्यादती करना है? हमने कभी नहीं कहा कि गुपकार अलायंस पूरी जम्मू और कश्मीर का प्रतिनिधित्व करता है, चाहे उनके बिहार पर बोलता है। जम्मू के हालात अलग हैं और इस बार जब हमारा ग्रुप गया था कश्मीर, तो केवल घाटी में नहीं था, वो जम्मू भी गया था। जम्मू के लोगों से बातचीत हुई थी और जम्मू कि उनकी जो फाइंडिंग्स हैं वो रिपोर्ट में हैं जी। तो जम्मू और कश्मीर के लोग अपना फैसला ज़रूर करेंगे, अपने मन के मुताबिक फैसला करेंगे जब भी चुनाव होगा। कश्मीर घाटी के लोग और लद्दाख के लोग उसी तरह अपने मन के मुताबिक फैसला करेंगे और सही फैसला करेंगे, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। सिन्हा साहब, आप कह रहे हैं कि वो फैसला करेंगे, लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान में इमरान खान कल तक प्रधानमंत्री थे और इमरान खान के कुर्सी से उतरने के बाद और शहबाज शरीफ के प्रधानमंत्री बनने के बाद अफ़गानिस्तान में एक एयर स्ट्राइक हुआ, जिस एयर स्ट्राइक में 17 और के 18 के करीब लोग जो हैं वो मारे गए हैं। आप विज़ जम्मू कश्मीर पाकिस्तान की जो फॉरेन पॉलिसी है उसमें क्या कोई बड़ा बदलाव आप देखेंगे? और इमरान खान के इस पूरे 3.5 साल के कार्यकाल में आप पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी देखिए, एक बात हम लोगों को समझना चाहिए कि फॉरेन पॉलिसी मुल्क की होती है, मुल्क के बादशाह की नहीं होती है। पर पाकिस्तान के केस में डू यू थिंक? नहीं, पाकिस्तान के केस हो, चाहे भारत का केस हो, चाहे अफगानिस्तान का केस हो, फॉरेन पॉलिसी भारत की है जी। कोई किसी की पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं है ना फॉरेन पॉलिसी। आई एग्री। फॉरेन पॉलिसी मुल्क की फॉरेन पॉलिसी है। पाकिस्तान की एक फॉरेन पॉलिसी रही है, चाहे वो इमरान खान रहे हों, चाहे नवाज शरीफ रहे हों, चाहे मिलिट्री शासक रहे हों, चाहे आज शहबाज शरीफ हों। सब लोग उस नीति पर चलेंगे जो पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी होगी। ठीक। अब वो ठीक होगी, गलत होगी आने वाले दिनों में, अभी तक कोई इसका अंदाज नहीं है कि अचानक ठीक हो जाएगी। ठीक। अब वो पाकिस्तान की मुल्क की जो फॉरेन पॉलिसी है उसी घिसे पिटे रास्ते पर पाकिस्तान के आज के जो शासक हैं वो चलेंगे, तो मुझे नहीं लगता है कि कोई बहुत तरक्की होने वाली है दोनों देशों के रिश्तों में। विज़ कश्मीर क्या देखते हैं आप पाकिस्तान की अप्रोच में? क्योंकि अभी भी नहीं, वो जो भी पाकिस्तान का अप्रोच हो, देखिए एक बात बिल्कुल क्लियरली आप समझ लीजिए, कश्मीर का 1 इंच जो उसकी टेरिटरी है, उसकी जो ज़मीन है, 1 इंच भी पाकिस्तान नहीं ले सकता है। और मैं कुछ दावे के साथ आज कह सकता हूँ कि शायद चीन के लिए भी मुश्किल होगा, क्योंकि हमारी फ़ौज भी तो वहाँ डटी है। हमारी फ़ौज इतनी जल्दी हार नहीं मान लेगी कि कोई भी आए उसको पुश ओवर कर दे, धक्का दे के वहाँ की ज़मीन पर कब्जा कर ले। ये बिल्कुल पाकिस्तान के लिए संभव नहीं है, चीन के लिए भी संभव नहीं है। और हमें फ़ौज पर भरोसा है, फ़ौज भारत की टेरिटरी की रक्षा करेगी, इसको बचा के रखेगी। और अमित शाह, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जम्मू जाने वाले हैं, पीओजे के संकल्प दिवस मनाने वाले हैं वहाँ पर। सिन्हा साहब, आपको अपने पीरियड में या अपने टाइम में याद आता कि कभी पीओजे के संकल्प दिवस मनाया गया हो? नहीं। कैसे देखते हैं आप इस डेवलपमेंट? नहीं, अब हम क्या उस पर कमेंट करें, जब पूरी सरकार ही एक गलती अख्तियार करके चल रही है तो छिटपुट घटनाओं के बारे में क्या कहा जाए। तो आप व्हाट इज द वे फॉरवर्ड ऑन जम्मू एंड कश्मीर? वे फॉरवर्ड इज प्यार की बोली, बंदूक की गोली नहीं। प्यार की बोली से बात करो जम्मू और कश्मीर के लोगों से, उसी से रास्ता निकलेगा। भले बात तो करो, बात ही नहीं करेंगे। डायलॉग इज़ द वे फॉरवर्ड, ये बार बार हम ही ने नहीं, हमारे ग्रुप ने ही नहीं, सब लोगों ने कहा है जिन्होंने जम्मू और कश्मीर में इंटरेस्ट। किसी साथ डायलॉग? सबके साथ डायलॉग। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में और इस सरकार ने जब मुफ्ती साहब के साथ मिलके वो अलायंस बनाया था, उसका जो अब
अलायंस का स्टेटमेंट उसको आप देखिए, उसमें भी तो ही कहा एजेंडा ऑफ अलायंस, एजेंडा ऑफ अलायंस की सबसे बात करेंगे। किया नहीं वो दूसरी बात है, लेकिन इसी सरकार का कमिटमेंट था कि करेंगे। तो हर स्टेक होल्डर के साथ बातचीत करनी पड़ेगी, हर स्टेक होल्डर को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा और बातचीत करिए, बातचीत से रास्ता निकलेगा। आप कह रहे हैं बातचीत से रास्ता निकलेगा, लेकिन क्या ये भी आप देखते हैं कि एक टाइम था घाटी में आपको अलगाववादी नेताओं से बात करनी पड़ती थी, अलगाववादी नेतृत्व आज पूरे का पूरा एक्सटिंक्ट है, वो वहाँ पे बिल्कुल नज़र नहीं आता। उसके अलावा जो उनकी सहायता करने वाले या सहायक लोग थे वो भी गिरफ्तार हुए हैं, मैक्सिमम वो लोग भी वहाँ नहीं हैं। तो जब केंद्र सरकार से कहते हैं कि बात करिए तो वो कहते हैं तो बात तो अब कोई भी नहीं करनी है, चुनाव कराने हैं, बात क्यों करनी है? उनकी सोच है, हमारी सोच नहीं है। आप अभी भी मानते हैं? मैं मानता हूँ कि कश्मीर में अभी भी बहुत सारे डिफरेंट शेड्स ऑफ पब्लिक ओपिनियन है। सरकार को भी पता है, हम लोगों को भी पता है। हम लोग जैसे जाके लोगों से बातचीत करते हैं, वैसे जाके सरकार के लोग क्यों नहीं बातचीत कर सकते हैं? आपको लगता है कि और जम्मू और कश्मीर दोनों अगर आपको कहा जाए चुनने के लिए कौन लोग हैं जिनसे बातचीत होनी चाहिए? हु आर द स्टेक होल्डर्स? नहीं, आई नो देयर इज़ अ लिस्ट। वो लिस्ट कभी कोई चाहेगा तो बातचीत में हम लोग उसको उपलब्ध करा सकते, अगर बात करने की नीयत साफ हो तो। और हमको किसी को उपलब्ध नहीं कराना है, क्योंकि सरकार को तो पता है हमसे ज़्यादा। तो सिन्हा साहब, अगर बातचीत नहीं होती है तो आप जम्मू कश्मीर के हालात को कहाँ जाता हुआ देख रहे हैं? क्या आपको नहीं लगता कि नहीं, मुझे कहना वो भविष्य मैं नहीं बता सकता हूँ, फ्यूचर नहीं बता सकता हूँ क्या होगा। इतने दिनों से चल ही रहा है ना, 75 साल से है तो चल रहा है, नहीं कोई समाधान निकला उसका, चलता रहेगा। तो लेकिन समाधान निकलना चाहिए, लोगों को सुकून महसूस करना चाहिए, लोगों को सुरक्षित महसूस करना चाहिए जम्मू और कश्मीर में। और वो उसी समय होगा जब बातचीत से एक रास्ता निकल जाएगा जिसमें उतनी ही भागीदारी जम्मू और कश्मीर के लोगों की होगी जितनी भागीदारी भारत सरकार की। तो अब आप इसको बायलैटरल कहते हैं कि भारत सरकार और अपने लोगों के साथ बातचीत करे, इसमें पाकिस्तान की कोई इन्वॉल्वमेंट की नहीं ज़रूरत नहीं है, देयर इज नो नीड टू टॉक टू पाकिस्तान। नहीं, वो तो कंसिस्टेंट पॉलिसी इंडिया का रहा है और मैं उसको सपोर्ट करता हूँ कि हमारी बातचीत जब अपने लोगों से होगी जम्मू और कश्मीर में तो उसमें पाकिस्तान की कोई ज़रूरत नहीं है, पाकिस्तान के लिए कोई जगह नहीं है उस टेबल पर। हम आपस में बात करेंगे ना, नहीं तो हम पाकिस्तान को, हाँ अमेरिका को बुला के बात करेंगे, रूस को ही बुला के बात करेंगे, सबको कहेंगे आओ बैठो, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हो जाए। ऐसा नहीं है ना। हम लोगों ने शिमला के बाद ये कहा है कि पाकिस्तान के साथ बायलैटरल होगा। पाकिस्तान बट विल दैट बी ऑन कश्मीर आल्सो? बायलैटरल में भी कश्मीर डिस्कस होगा या नहीं? वो तो है ही है कि गुजराल साहब के टाइम में इंडिया पाकिस्तान डायलॉग के लिए जो 8 इश्यूज आइडेंटिफाइड थे उसमें जम्मू और कश्मीर भी एक इशू है, और किसी ने उसको नहीं कहा कि नहीं हम जम्मू और कश्मीर पर बात नहीं की। तो पाकिस्तान के साथ अलग से बात होगी, अपने लोग जो हमारे भारत के नागरिक हैं जम्मू और कश्मीर, उनसे हम अलग से बात करेंगे। अंत में सिन्हा साहब आपसे सिर्फ एक चीज़ जानना चाहूँगा कि चाइना और पाकिस्तान का यूँ कहा जा रहा है कि नेक्सस है, और जब हम जम्मू कश्मीर की बात करते हैं तो आने वाले समय में एक दिक्कत और परेशानी हो सकती है, बिकॉज चाइना एंड पाकिस्तान आर टुगेदर इन इट अलॉन्ग विद तालिबान। तो इसको कैसे देखते हैं आप, ये जो बात अलग अलग जगहों पर? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, चाइना और पाकिस्तान साथ हैं। दिस इज़ अ रियलिटी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, या ये रीजन जो हम लोग का है उसकी राजनीति का। लेकिन हम उसके लिए तैयार रहते हैं बराबर, भारत तैयार रहता है, बिकॉज भारत जानता है कि ये दोनों दोस्त हैं आपस में और हमारे दोस्त नहीं हैं। तो इसलिए जब अगर दोनों मिल के कुछ करते हैं तो दोनों का मुकाबला करने के लिए हमको तैयार रहना पड़ेगा। जहाँ तक तालिबान का सवाल है, तालिबान इज़ ए टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, टेररिज्म के साथ जैसे डील करना चाहिए वैसे डील करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे पूर्व वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा। आपने इनसे एक दो बातें तो बिल्कुल साफ सुन ली। एक तो ये जम्मू कश्मीर को लेकर इन्होंने ये कहा है कि केंद्र सरकार को चाहिए कि जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ बातचीत करे, अपने लोगों के साथ बातचीत करने में कोई दिक्कत नहीं, और बातचीत ही एक वे फॉरवर्ड है, उसी से रास्ते निकलेंगे जिन रास्तों से प्यार और मोहब्बत जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ, प्यार और मोहब्बत का एक एक्सप्रेशन जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ होगा। लेकिन सवाल ये है कि आने वाले कल में होगा क्या, इस पर हमारी नज़र रहेगी।